एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ ऐसा कोई भी हवाई ऑब्जेक्ट है जिसे देखकर उसकी पहचान नहीं की जा सकती। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब रॉकेट तकनीक तेजी से बढ़ी, तब यूएफओस की रिपोर्ट्स ज्यादा सामने आने लगीं। 1947 में केनेथ आर्नल्ड की रहस्यमयी रिपोर्ट से फ्लाइंग सॉसर शब्द पहली बार सामने आया। रोजवेल, न्यू मैक्सिको में 1947 का हादसा आज भी एक सबसे बड़ा यूएफओ रहस्य माना जाता है। प्रोजेक्ट ब्लू बुक जैसे सरकारी मिशन ने इन घटनाओं की जांच की, लेकिन कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। यूएफओ अक्सर एलियन लाइफ से जोड़े जाते हैं। क्या यह सिर्फ कल्पना है या कोई सच? अज्ञात उड़न वस्तु क्या होती है? ऐसी कोई भी हवाई चीज जिसे देखने वाला पहचान न सके, उसे यूएफओ कहा जाता है। सब कुछ 1947 में शुरू हुआ, जब व्यापारी केनेथ अर्नोल्ड ने माउंट रेनियर के पास 9 अजीब वस्तुएं देखीं। उन्होंने बताया कि वे पानी पर फिसलती हुई प्लेटों की तरह उड़ रही थीं। एक अखबार ने गलत तरीके से उन्हें सॉसर बताया और तभी से फ्लाइंग सॉसर शब्द प्रचलित हुआ। जैसे जैसे यूएफओ की घटनाएं बढ़ीं, अमेरिकी वायुसेना ने 1948 में प्रोजेक्ट साइन शुरू किया। इसके बाद आए प्रोजेक्ट ग्रज और फिर प्रसिद्ध प्रोजेक्ट ब्लू बुक। 1952 से 1969 तक 12,000 से अधिक यूएफओ घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें से सिर्फ 6% को ही अज्ञात माना गया। 1953 में सीआईए ने यूएफओ खतरे का मूल्यांकन करने के लिए रॉबर्टसन पैनल बनाया। पैनल ने कहा कि अधिकतर घटनाएं प्राकृतिक या मानव निर्मित थीं। 1966 में कॉन्डन रिपोर्ट ने कुछ प्रमुख मामलों का फिर से विश्लेषण किया। रिपोर्ट में कहा गया कि यूएफओ पर आगे वैज्ञानिक अध्ययन की जरूरत नहीं है, लेकिन खगोल शास्त्री एलन हाइनेक मानते थे कि कुछ घटनाएं वास्तव में रहस्यमय थीं। उन्होंने यूएफओ अध्ययन केंद्र की स्थापना की। 2007 से 2012 तक अमेरिका ने एक गुप्त कार्यक्रम चलाया, ATIP। इसने यूएफओ का अध्ययन किया और अज्ञात धातुओं की प्राप्ति का दावा भी किया। फ्लाइंग सॉसर से लेकर सरकारी राजों तक यूएफओ का रहस्य आज भी बना हुआ है। क्या यूएफओ विदेशी जीवन का सबूत है या सिर्फ हमारी आंखों का धोखा? आइए जानते हैं यूएफओ दिखने और एलियन किडनैपिंग के पीछे के वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारण। यूएफओ देखने की घटनाओं की विश्वसनीयता अलग-अलग होती है। कितने लोगों ने देखा, किस रोशनी में देखा और किस दिशा से देखा। ज्यादातर लोग मानते हैं कि जो उन्होंने देखा वो किसी बुद्धिमान शक्ति द्वारा नियंत्रित था। शुक्र जैसे चमकते ग्रह चलने जैसे लगते हैं और चश्मे या शीशे की परछाइयां अजीब आकृतियां बना सकती हैं। यहां तक कि रडार भी कई बार उल्काओं, मौसम या वायुमंडलीय बदलाव को यूएफओ समझ लेता है। कई यूएफओ देखे जाने की घटनाएं नकली या मानव निर्मित साबित हुई हैं। जनमानस और मीडिया मिलकर इन घटनाओं को और रहस्यमयी बना देते हैं। तो एलियन किडनैपिंग का क्या? मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि ये स्लीप पैरालिसिस के कारण होते हैं, एलियंस की वजह से नहीं। फिर भी एलन हाइनेक जैसे विशेषज्ञ मानते थे कि कुछ घटनाएं सचमुच रहस्यमयी हैं। उन्होंने CUFOS नाम से एक अनुसंधान केंद्र शुरू किया। 2007 से
2012 तक अमेरिका ने ATIP नामक एक गुप्त परियोजना चलाई। उसने अज्ञात धातुओं की खोज का दावा किया, लेकिन वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं हैं। चाहे भ्रम हो, गुप्त तकनीक या एलियंस, UFO का रहस्य आज भी जिंदा है। क्या पृथ्वी ही एकमात्र जगह है जहां जीवन है, या फिर ब्रह्मांड जीवन से भरा हुआ है जिसे हम अभी तक खोज नहीं पाए हैं? पृथ्वी के बाहर मौजूद किसी भी प्रकार के जीवन को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ कहते हैं। साधारण कीटाणुओं से लेकर बुद्धिमान सभ्यताओं तक सब कुछ संभव है। लेकिन जीवन के लिए जरूरी बुनियादी तत्व क्या हैं? पानी, ऊर्जा और सही रासायनिक तत्व जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या हमारे सौर मंडल में कहीं और जीवन हो सकता है? यूरोपा, एनसेलाडस और टाइटन जैसे चंद्रमाओं में गहरे पानी के महासागर होने के संकेत हैं। खगोल शास्त्रियों ने हमारे सौर मंडल से बाहर हजारों ग्रह खोजे हैं। इनमें से कुछ पृथ्वी जैसे हैं, हैबिटेबल जोन में स्थित। क्या बुद्धिमान जीवन एक दुर्लभ संयोग है या एक अनिवार्य विकास? यह विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। वैज्ञानिक अब भी दूर आकाश से दूसरे ग्रहों की सभ्यताओं के संकेत खोज रहे हैं। शायद किसी दिन हमें ऐसा संदेश मिलेगा जो सब कुछ बदल देगा। ब्रह्मांड विशाल है और संभावनाओं से भरा हुआ है। क्या हम सच में अकेले हैं, या अब हम सही सवाल पूछना शुरू कर रहे हैं? क्या ब्रह्मांड में जीवन की कुछ सार्वभौमिक शर्तें हैं? क्या हर जीवित प्रणाली को कार्बन, जल और फॉस्फेट की जरूरत होती है? या ब्रह्मांड में जीवों के अलग-अलग स्वर हो सकते हैं जिनकी ध्वनि पृथ्वी के जीवन से एकदम भिन्न हो? पृथ्वी पर जीवन मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे तत्वों पर आधारित है, और जल इसका इंटरैक्शन मीडियम है। पर क्या हर ग्रह पर जीवन ऐसे ही होना जरूरी है? ब्रह्मांड में जीवन के लिए कुछ मानदंड सामने आते हैं। जीवन को एक ऐसा तरल माध्यम चाहिए जो स्थिर हो, जल्दी वाष्पित या जमने वाला न हो और उत्कृष्ट सॉल्वेंट हो। यह माध्यम पदार्थ को भोजन के रूप में अंदर और अपशिष्ट के रूप में बाहर भेज सके। ग्रह की सतह पर किसी तरल का होना, वायुमंडल का होना और खतरनाक विकिरण से सुरक्षा, ये सभी आवश्यक हैं। इसके साथ ही जीवन को पोषण बनाने की क्षमता यानी ऑटोट्रॉफी भी होनी चाहिए। अगर हम ब्रह्मांड में किसी भी रूप में जीवन का प्रमाण पा लेते हैं तो यह विज्ञान के इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति होगी। क्या हमारे जैविक राग की तरह कोई और जीवन संगीत भी कहीं बज रहा है? एलियन जीवन को समझने की कुंजी थर्मोडायनामिक्स में छिपी हो सकती है। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण सफल होता है क्योंकि ऊर्जा गर्म सूर्य से ठंडे पौधों की ओर बहती है। यह ऊर्जा असंतुलन आवश्यक है, इसके बिना जीवन कार्य नहीं कर सकता। कोई ठंडा तारा या भूमिगत ऊष्मा स्रोत प्रकाश संश्लेषण को सहारा नहीं दे सकता। परमाणु अलग-अलग ताकत से जुड़ते हैं। कुछ बंधन तोड़ने में अधिक ऊर्जा लगती है, कुछ में बहुत कम। उच्च तापमान पर परमाणु इतनी तेजी से चलते हैं कि बंधन अपने आप टूट सकते हैं। बॉन्ड एनर्जी यह तय करती है कि अज्ञात ग्रहों की चरम परिस्थितियों में अणु कैसे जीवित रहेंगे। गर्म ग्रहों पर ऊर्जा की मुद्रा पृथ्वी के ATP से ज्यादा शक्तिशाली होनी चाहिए। ठंडे ग्रहों पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं को चालू रखने के लिए
कमजोर बंधनों का उपयोग हो सकता है। लॉरेंस हेंडरसन मानते थे कि जीवन उन्हीं परमाणुओं का उपयोग करता है जो ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में है। कार्बन और पानी शायद केवल पृथ्वी की नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की आवश्यकता हो। एस्ट्रोबायोलॉजी, ब्रह्मांड में जीवन के हर रूप के अध्ययन का विज्ञान, अब एक्सोबायोलॉजी की जगह ले चुका है। जी एस्ट्रोबायोलॉजी मानता है कि पृथ्वी के बाहर जीवन न भी हो, फिर भी यह पृथ्वी पर आधारित धारणाओं पर वैज्ञानिक सवाल उठाता है। कोई ग्रह निर्जीव हो सकता है या उसमें जीवाश्म और जैविक तत्व हो सकते हैं। शायद वहां बुद्धिमान जीवन भी हो। कल्पना कीजिए, अगर हम मंगल ग्रह के निवासी होते और पृथ्वी का निरीक्षण कर रहे होते, तब दूरदर्शी जांच और नमूनों से जीवन के संकेत मिलते। डपोबा, पृथ्वी पर मीथेन की मात्रा अपेक्षा से कहीं अधिक है। यह असंतुलन जैविक गतिविधि का संकेत हो सकता है, जैसे मीथेन उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया। ऑक्सीजन की अधिक मात्रा भी जीवन का संकेत हो सकती है, लेकिन गैर जैविक स्रोतों को नकारना जरूरी है। टर्पीन जैसे जटिल अणुओं का पता चलना, जो पेड़ पौधों से निकलते हैं, जीवन की ओर पुष्टि कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई मंगल ग्रह से पृथ्वी को देखे तो क्या उसे जीवन दिखाई देगा? ईस्टा, शक्तिशाली कैमरों के बावजूद शहरों और पुलों को अंतरिक्ष से देख पाना बेहद मुश्किल होता है। 100 मीटर की रेजोल्यूशन में कुछ खास नजर नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे रेजोल्यूशन बढ़ता है, खेतों की सीधी रेखाएं, राजमार्ग और हवाई अड्डों जैसे मानव निर्मित पैटर्न स्पष्ट दिखने लगते हैं। लेकिन अगर किसी ने 1 लाख साल पहले पृथ्वी को देखा होता, तो शायद जीवन का कोई साफ संकेत ही नहीं मिलता। रेडियो संकेतों की बात करें, जैसे टीवी प्रसारण, रडार और एएम तरंगें, ये सिर्फ शोर नहीं है, ये संकेत है एक तकनीकी सभ्यता के अस्तित्व के। अगर कोई यान पृथ्वी उतरता, तो रेगिस्तान, महासागर या अंटार्कटिका में लगा कैमरा शायद जीवन नहीं दिखा पाता। लेकिन अगर उसके पास एक माइक्रोस्कोप होता, तो केवल एक पानी की बूंद में लाखों जीवाणु दिखाई दे जाते। जैसे 17वीं सदी में एंटोनी वैन लिवनहुक ने पहली बार देखा था। मेटाबॉलिज्म से जुड़े संकेत, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण का प्रमाण हो सकते हैं। अनऑर्गेनिक अणुओं को मास स्पेक्ट्रोमी या क्रोमेटोग्राफी से पहचाना जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है दूषण, कंटामिनेशन। अगर यान अपने साथ पृथ्वी के ही जीवाणु ले जाए और उन्हें किसी अन्य ग्रह के जीवन के रूप में गलती से पहचान लिया जाए, तो यह पूरी खोज भ्रमित हो सकती है। यहां तक कि उल्का पिंड जैसे कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट्स मेन अनऑर्गेनिक तत्व मिलते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे जीवन से आए हैं। कुछ बैक्टीरिया जो इन उल्का पिंडों में मिले, बाद में पृथ्वी से जुड़े ही निकले। तो क्या एलियन जीवन की खोज संभव है? एक अकेले लाइफ डिटेक्टर से नहीं। इसके लिए चाहिए एक पूरा वैज्ञानिक शस्त्रागार, कैमरे, स्पेक्ट्रोमीटर, माइक्रोस्कोप और थोड़ी सी किस्मत, लपोजीडेटा, क्योंकि अंतरिक्ष के उस अथाह सन्नाटे में जीवन का एक भी संकेत मानव इतिहास की सबसे महान खोज बन सकता है।
स्वागत है एक ऐसे रोमांचक सफर में जहां हम सौरमंडल में जीवन की खोज कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं चंद्रमा और बुध ग्रह से। चंद्रमा की सतह बहुत कठोर है, दिन में झुलसा देने वाली गर्मी और रात में जमा देने वाली ठंड। यहाँ का तापमान से लेकर तक होता है कैसा? यहाँ न तो वायुमंडल है और न ही कोई चुंबकीय क्षेत्र। सूर्य की किरणें सीधे इसकी सतह पर गिरती हैं, जिससे सबसे मजबूत बैक्टीरिया भी जिंदा नहीं रह पाते। लेकिन सतह से सिर्फ 1 मीटर नीचे स्थितियां कुछ बेहतर हैं। वहां का तापमान लगभग -43 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहता है। फिर भी जब तक वहां पानी और ऊर्जा का चक्र नहीं है, जीवन की संभावना बहुत कम है। अब बात करते हैं बुध ग्रह की, जो सूर्य के सबसे करीब है। बुध ग्रह पर भी बेहद तीव्र तापमान होते हैं, 173 डिग्री सेल्सियस से लेकर 427 डिग्री सेल्सियस तक। यह भी चंद्रमा की तरह बिना वायुमंडल वाला ग्रह है। सतह के नीचे का तापमान तुलनात्मक रूप से स्थिर होता है, लगभग कमरे के तापमान जितना, लेकिन बिना हवा, बिना पानी और सूर्य की तीव्र किरणों के कारण यहाँ जीवन की संभावना लगभग असंभव है। चंद्रमा और बुध ग्रह भले ही अतीत के कुछ रहस्य छुपाए हुए हों, लेकिन आज की तारीख में ये दोनों निस्संदेह निर्जीव दुनियाएं हैं